औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी और आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझाने के लिए मैं इस तरह से इसको बयान करता हूँ कि इस दुनिया में एलिमेंट्स की टोटल तादाद है 118 या 118 एलिमेंट्स इस दुनिया में टोटल मौजूद हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस दुनिया में पाए जाते हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस दुनिया में मौजूद हैं। तो क्या रीजन है इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मौजूद होने की? इवन हर साल नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं। इसकी रीजन की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 4 बेसिक रीजंस हैं, जिसमें पहली रीजन है कैटिनेशन, दूसरी आइसोमेरिज्म, तीसरी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन और चौथी है मल्टीपल बॉन्डिंग। हम इनको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है जी कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द मेन एंड द मोस्ट पॉपुलर रीजन। सबसे बड़ी रीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी कसीर तादाद की वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लंबी चेन वाले कंपाउंड की बात करूं तो आप देखें कि पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें हर कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड करके दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट है, ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट है, ये कार्बन एटम इसके साथ और ये कार्बन एटम इसके साथ ज्वाइंट। तो कार्बन एटम की इन लंबी चेन बनाने की एबिलिटी को, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन टू लिंक विद अदर कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, लंबी चेन बनाना जो चेन भी हो सकती है और कोई रिंग भी हो सकती है, इसे कहते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन एटम्स के पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए और वो लंबी चेन, लॉन्ग चेन्स या फिर रिंग्स बना लेते हैं। हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो आप देखें इथेन के अंदर कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब आइसोब्यूटेन में यही कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं तो कार्बन एटम एक लंबी चेन बनाता है, जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन करके कार्बन 3 तरह के कंपाउंड बनाता है, या तो स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड चेन और क्लोज चेन। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं होती, जबकि ब्रांच में कार्बन एटम की लॉन्ग चेन के ऊपर कोई एक ब्रांच मौजूद होती है। इसी तरह से अगर हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करें तो क्लोज चेन कंपाउंड्स में तमाम कार्बन एटम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैटिनेशन में कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए लिंक करके ब्रांच, लीनियर या साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, जिनको हम लोग रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें कंडीशंस फॉर कैटिनेशन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कैटिनेशन। 2 कंडीशन है जी कैटिनेशन के लिए। कोई एलिमेंट अगर कैटिनेशन करता है या कैटिनेशन करने के लिए एटम के अंदर क्या प्रॉपर्टीज मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहला है कि जी द वैलेंसी शुड बी ग्रेटर देन 2 और एटलीस्ट 2। एलिमेंट की वैलेंसी कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी इसके अंदर शर्त है कि एलिमेंट का जो अपने साथ बनाया गया बॉन्ड है वो दूसरे एलिमेंट स्पेशली ऑक्सीजन से बनने वाले बॉन्ड से ज्यादा मजबूत हो। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन पे हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन 2 एटम्स फुलफिल होते हैं, इस कंडीशन पर पूरा उतरते हैं। हम देखते हैं कंपेयर करके कि कार्बन और सिलिकॉन में कौन अच्छी कैटिनेशन करता है। कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी की हम बात करते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी है 355 किलो जॉल पर मोल, यानी कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह से सिलिकॉन बॉन्ड एनर्जी है 200 किलो जॉल पर मोल। सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 200 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स
की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 455 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 351 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड। अब मैं इसको एक कंपैरिजन से बताता हूं कि सिलिकॉन जब सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए 200 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह से सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो तकरीबन 452 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आप देखें सिलिकॉन इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। सिलिकॉन क्या ये बॉन्ड बनाएगा या सिलिकॉन ये बॉन्ड बनाएगा। याद रखिए सिलिकॉन हमेशा वो बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा जो कि ज्यादा मजबूत है। इसीलिए सिलिकॉन की बजाय सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, और इस कुर्रे अर्ज के ऊपर इस दुनिया में सिलिकॉन SiO2 सैंड की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एनर्जी है 355 किलो जॉल पर मोल, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी है 351 किलो जॉल पर मोल। अब इन दोनों में से देखें कार्बन वो बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा जिसको तोड़ना मुश्किल है और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो कार्बन 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी वाला बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए कार्बन कैटिनेशन करता है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना वो प्रेफर नहीं करता। बट इस दुनिया में आपको बेशुमार कंपाउंड ऐसे मिलते हैं जिसमें कार्बन ने कार्बन के साथ मिलकर कैटिनेशन परफॉर्म किया है, और बेशुमार आपको कंपाउंड ऐसे मिलते हैं जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर कोई कंपाउंड बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऐसे कंपाउंड की बात करूं तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलरली कार्बोनेट CO3-2 चार्ज होता है इनके ऊपर। तो ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन ने दूसरे कंपाउंड्स की बजाय ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। तो ये वजह है कि सिलिकॉन जो है ये कैटिनेशन परफॉर्म नहीं करता और कार्बन कैटिनेशन परफॉर्म करता है। Hence silicon occur in the form of silica and silicates in nature, और वो बजाय सिलिकॉन की लंबी चेन्स बनाने के वो सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट रीजन इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपके पास एक कंपाउंड है C5H12। C5H12 इज पेंटेन। अब C5H12 के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। आप देखें, एक ये N पेंटेन स्ट्रेट चेन, एक आइसोपेंटेन जिसमें एक ब्रांच अटैच है, और एक है जी हमारे पास नियोपेंटेन जिसमें 1 और 2 दो ब्रांचेस अटैच हैं कार्बन चेन के साथ। ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ सिर्फ एक ब्रांच है, और यहाँ पर इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है जबकि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने की वजह से और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है, और इस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड, द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स। कंपाउंड को आइसोमर्स तब कहा जाता है इफ दे हैव, जब उनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो मुख्तलिफ होगा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म हर कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएशन या वर्सटिलिटी ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जबकि उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुख्तलिफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक जैसे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बेस पर हम 3 डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। दिस इज आइसोमेरिज्म।
एक और एग्जांपल इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास पेंटेन की। तो पेंटेन में आप देखें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। एक पॉसिबल इसका आइसोमर है स्ट्रेट चेन, दूसरा पॉसिबल आइसोमर है इसका आइसोपेंटेन जिसमें एक ब्रांच है, और तीसरा इसका आइसोमर है जिसमें 2 ब्रांचेस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सबके अंदर कार्बन की तादाद सेम है, 5 कार्बन आर प्रेजेंट, और सबके अंदर हाइड्रोजन की तादाद भी सेम है, लेकिन सबकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड करता है, आइसोमर्स कितने ज़्यादा होंगे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में। तो मैं इसको इस तरह से एक छोटा सा लिंक बनाकर रिप्रेजेंट करता हूँ कि आइसोमर्स या नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की तादाद जितनी ज़्यादा होगी आइसोमर्स की तादाद भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिंक एक याद रखना है और इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने ऐड करना है। नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज होता है एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे ही कार्बन एटम्स की तादाद में इजाफा होता चला जाता है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं ब्यूटेन की C4H10, तो आप देखते हैं कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। इसी तरह से अगर हम बात करें C5H12 पेंटेन की, तो इसके 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ देखें कि देयर आर ओनली 4 कार्बन्स। जैसे कार्बन की तादाद बढ़ जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। बात करते हैं जी थर्ड पॉइंट की, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। स्ट्रेंथ कहते हैं मजबूती। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो एटम, कार्बन एटम के स्मॉल साइज की वजह से, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होने की वजह से कार्बन बड़ी ज़बरदस्त शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। स्मॉल साइज होने की वजह से ये बड़े स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन्स के साथ। तो इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड्स, हेलोजेंस के साथ मिलकर हेलाइड्स बनाता है और डाइवर्सिटी में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 बॉन्ड्स बना रहा है और इस स्ट्रक्चर का नाम है मीथेन CH4। इस CH4 में कार्बन ने 4 बड़े मजबूत और स्टेबल बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। बात करते हैं जी लास्ट पॉइंट की, जो कि है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी तो करता ही है, लेकिन कार्बन के साथ मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स बनाता है। यानी कार्बन के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाता है जिसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है जिसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कार्बन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हैं ईथेन। अब ये एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा कि जब एंड पे एन आ जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड को, इन रिप्रेजेंट करता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को, और आइन रिप्रेजेंट करता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ अल्केन मौजूद है यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, जहाँ इन मौजूद है यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और जहाँ अल्काइन मौजूद है यहाँ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है जो हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह काम है। आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी रखता है, और इस 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है।
बस आपने एक शॉर्टकट याद रखना है कि जब भी सिंगल बॉन्ड आएगा उसमें फार्मूला के एंड पर एन ऐड करना है, जहाँ डबल बॉन्ड आएगा वहाँ ईन ऐड करना है, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ पर आइन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इथेन, जब हम डबल बॉन्ड की बात करें तो इथीन, और जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इथाइन। तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के पीछे ये तमाम वजूहात मौजूद हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।